नमस्कार। एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। और ये सोच के ये कितना रोमांचक लगता है कि अगर बाकी 90% खुल जाए तो क्या नहीं हो सकता। पर आज हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल, वो कहती है कि ये असल में एक मिथक है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी, पता नहीं कैसे इतनी फैल गई है। हाँ, हमारे स्रोत तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क असल में पूरी क्षमता से मतलब 100% काम कर रहा है, कोई हिस्सा बेकार नहीं है। सही। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब लोग कहते हैं दिमाग का 100% इस्तेमाल करो, तो उनका असल मतलब क्या होता है? ये एक अहम सवाल है। तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। हम समझेंगे कि ये 100% क्षमता का असली मतलब क्या है और फिर वो तरीके देखेंगे जो हमारे स्रोत बताते हैं, जिनसे हम सच में अपने दिमाग की कार्यक्षमता मतलब उसकी पावर बढ़ा सकें, उसे और पैना कर सकें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी 10% वाले मिथक पर आते हैं। जैसा हमने कहा, हमारे स्रोत तो इसे सिरे से खारिज करते हैं। पर ये विचार इतना जमा कैसे? क्यों इतना पॉपुलर है ये? ये वाकई हैरानी की बात है ना, कि वैज्ञानिक सबूतों के बावजूद ये मिथक इतना टिकाऊ है। शायद इसकी एक वजह यह है कि ये हमें एक उम्मीद देता है। उम्मीद? कैसी उम्मीद? कि हमारे अंदर अपार क्षमता है, बस उसे अनलॉक करना है। और फिर कुछ सेल्फ हेल्प गुरुओं ने भी इसे काफी बढ़ाया चढ़ाया है। अच्छा। लेकिन अगर हम साइंस को देखें तो मस्तिष्क तो एक बहुत ही जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स और ऊर्जा खपाने वाला अंग है। हाँ, सुना है काफी एनर्जी लेता है ये। बहुत ज्यादा। शरीर की कुल एनर्जी का करीब 20% यही इस्तेमाल करता है, जबकि वजन में सिर्फ 2% है। हाँ। और ब्रेन स्कैन्स जैसे fMRI और PT स्कैन, हाँ, वो साफ दिखाते हैं कि छोटे मोटे काम करते हुए भी, यहाँ तक कि सोते हुए भी, दिमाग के लगभग सारे हिस्से एक्टिव रहते हैं। सारे हिस्से? हाँ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हर हिस्सा हर वक्त पीक पर एक्टिव हो। जैसे हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां एक साथ नहीं सिकुड़ती। ठीक है। वैसे ही अलग अलग काम के लिए दिमाग के अलग अलग नेटवर्क ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन कोई भी हिस्सा बंद या बेकार नहीं पड़ा रहता। तो निष्कर्ष साफ है, मस्तिष्क 100% इस्तेमाल हो रहा है, वो 10% वाली बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब दिमाग पहले से ओवरटाइम कर रहा है एक तरह से। तो फिर वो जो लोग कहते हैं कि अपनी दिमागी क्षमता का 100% इस्तेमाल करो, उनका इशारा किस तरफ होता है? क्या ये बस एक कहने का तरीका है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, जब लोग ये कहते हैं तो उनका मतलब ये नहीं होता कि दिमाग के ज्यादा हिस्से को ऑन कर दो, वो तो पहले से ही एक्टिव है। स्रोत बताते हैं कि उनका असल मतलब है मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाना, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बेहतर करना। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, और इसे हम 3 मुख्य एरिया में समझ सकते हैं, जैसा कि हमारी जानकारी में बताया गया है। 3 मुख्य एरिया? अच्छा, वो क्या है? पहला है तेज सोच। अब इसका मतलब सिर्फ रफ्तार से नहीं है। अच्छा। मतलब है बेहतर कॉग्निटिव काम, जैसे ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाना, फोकस इंप्रूव करना। आजकल ध्यान भटकना कितनी आम बात है ना? हाँ, बहुत। अपनी याददाश्त को तेज करना, मेमोरी शार्प करना, नाम याद रखना हो या पढ़ी भी बातें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को ज्यादा असरदार तरीके से जल्दी और सही ढंग से सुलझाने की काबिलियत बढ़ाना। समझ गया। तो तेज सोच मतलब बेहतर फोकस, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, और दूसरा एरिया? दूसरा है ज्यादा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। और ये सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए नहीं है। हाँ, ये तो है। इसका मतलब है सोचने के नए अनोखे तरीके खोजना, लीक से हटकर सोचना, अलग अलग आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाना। ये वो क्षमता है जो हमें नए आइडियाज देती है, किसी बिजनेस प्रॉब्लम के लिए हो या रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया करने के लिए। और तीसरा पहलू, मुझे लगता है ये शायद उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी से जुड़ा होगा। बिल्कुल सही। तीसरा है उत्पादकता बढ़ाना, यानी अपने दिमागी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, कम समय और एनर्जी में ज्यादा या बेहतर काम करना। इसमें बेहतर प्लानिंग, प्रायोरिटी समझना और मेंटल फटीग मतलब दिमागी थकान को कम करना शामिल है, ताकि आप लंबे समय तक असरदार ढंग से काम कर सकें। ये तीनों जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, दिलचस्प बात यही है कि ये तीनों, तेज सोच, रचनात्मकता और उत्पादकता, आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप बेहतर फोकस कर पाते हैं, तेज सोच, तो आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि दिमाग भटकाव से आजाद होता है। सही बात है। का लक्ष्य असल में इन क्षमताओं को ऑप्टिमाइज करना है, उन्हें बेस्ट लेवल पर ले जाना है। वाह,
ये परिभाषा उस 10% वाले मिथक से कहीं ज्यादा सार्थक और प्रैक्टिकल लगती है। अब सवाल यह है कि हम अपनी तेज सोच, रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाएं कैसे? क्या हमारे स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि शोध सिर्फ लक्ष्य ही नहीं बताते, बल्कि प्रैक्टिकल समाधान भी देते हैं। उन्होंने 7 मुख्य रणनीतियों का जिक्र किया है। 7 रणनीतियां? बढ़िया। तो पहली क्या है? पहली है गहरा ध्यान, मतलब डीप फोकस। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना कितना जरूरी है। सिंगल टास्किंग। हाँ, आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग को बहुत बढ़ावा देती है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई काम करना ही स्मार्टनेस है। सही कहा। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है ना? हाँ, मस्तिष्क विज्ञान कहता है कि जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा दिमाग असल में एक काम से दूसरे पर बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है। इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। अच्छा, स्विचिंग। और हर बार स्विच करने में थोड़ी मेंटल कॉस्ट लगती है, समय भी, एनर्जी भी। इससे न सिर्फ हर काम में लगने वाला कुल समय बढ़ जाता है, बल्कि गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है, काफी ज्यादा। ओह। जबकि गहरा ध्यान, जिसे डीप वर्क भी कहते हैं, हमें किसी एक काम में पूरी तरह डूबने देता है। इससे हम ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, काम की क्वालिटी बेहतर होती है और एक तरह का संतोष भी मिलता है। और ये सीखा जा सकता है? हाँ, जानकारी के मुताबिक ये स्किल अभ्यास से सीखी जा सकती है, जैसे ध्यान भटकाने वाली चीजें, नोटिफिकेशन वगैरह दूर रखना और तय समय के लिए सिर्फ एक काम पर टिके रहना। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। ठीक है, तो पहला कदम फोकस साधना और मल्टीटास्किंग से बचना। अब दूसरी रणनीति है कुछ नया सीखें, लर्न समथिंग न्यू। मस्तिष्क भी एक मसल की तरह है, जितना चलाएंगे उतना मजबूत होगा। हाँ। स्रोत उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना या फिर शतरंज जैसी पहेलियां या खेल सीखना। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? मतलब नया सीखने से दिमाग तेज कैसे होता है? यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? ये दिमाग की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो अनुभवों के आधार पर अपनी बनावट और काम करने का तरीका बदल सकता है, मतलब नए कनेक्शंस बना सकता है। वाह। तो जब हम कुछ नया और चैलेंजिंग सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं नए रास्ते बनाती हैं, मौजूदा कनेक्शंस मजबूत होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमारे दिमाग को ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाती है। ये सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, बल्कि दिमाग के पूरे नेटवर्क की कसरत करवाना है। अच्छा, दिमाग की कसरत। हाँ, और जानकारी बताती है कि सीखने की प्रक्रिया जितनी अलग और चैलेंजिंग होगी, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग खुद को बदल सकता है। ये तो कमाल है। तो दिमाग को लगातार नई चुनौतियां देना जरूरी है। और इसी से शायद तीसरी रणनीति जुड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, तीसरी रणनीति है व्यायाम करें, एक्सरसाइज। यहाँ बात फिजिकल एक्सरसाइज की हो रही है, जिसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तन और मन का कनेक्शन। हाँ। अक्सर हम इन्हें अलग अलग देखते हैं, पर ये जुड़े हुए हैं। ये तो सुना है कि व्यायाम सेहत के लिए अच्छा है, मूड भी सुधरता है। लेकिन दिमाग की कार्यक्षमता, मतलब ब्रेन फंक्शन पर इसका सीधा असर कैसे होता है? स्रोत बताते हैं कि इसके कई कारण हैं। सबसे डायरेक्ट और अहम कारण है ब्लड फ्लो, खून का दौरा। हाँ, जब हम व्यायाम करते हैं, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, तो हमारे दिल की धड़कन तेज होती है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसका मतलब है कि दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। और ऑक्सीजन तो दिमाग के लिए फ्यूल है। बिल्कुल, बहुत जरूरी फ्यूल। इसके अलावा एक्सरसाइज से कुछ खास केमिकल्स बनते हैं, जैसे BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF? हाँ, ये नए न्यूरॉन्स के विकास और पुराने न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। सीखने और याददाश्त के लिए ये बहुत जरूरी है। तो फिजिकल कसरत असल में दिमाग की भी कसरत है। अच्छा, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए जरूरी केमिकल्स भी बनते हैं व्यायाम से। ये तो वाकई जबरदस्त कनेक्शन है। चलिए अब चौथी रणनीति पर आते हैं। चौथी रणनीति है स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट। वो कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हाँ, सुनी है। स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ कहावत नहीं, वैज्ञानिक सच्चाई है। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारी दिमागी सेहत और परफॉर्मेंस पर पड़ता है। स्रोत में कुछ खास खाने की चीजों का जिक्र था, जैसे अखरोट, बेरीज
और ओमेगा 3 वाली चीजें जैसे मछली, हाँ, इन्हें अक्सर ब्रेन फूड्स कहा जाता है। क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है दिमाग के लिए? इनमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो दिमाग के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जैसे अखरोट और मछली में मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड, खासकर DHA। DHA? हाँ, वो ब्रेन सेल्स की बाहरी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का अहम हिस्सा है। ये सूजन कम करने और न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, और बेरीज जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इनमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज से बचाते हैं। ये स्ट्रेस उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होने से जुड़ा है। और अखरोट में विटामिन ई भी होता है शायद। हाँ, वो भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। स्रोत का सार ये है कि एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स हों, वो दिमाग को वो पोषण देती है जिसकी उसे अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए जरूरत होती है। ये किसी एक जादुई खाने की बात नहीं, बल्कि पूरे खानपान की क्वालिटी की बात है। समझ गया। मतलब दिमाग को सही ईंधन देना भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। अब 5वीं रणनीति क्या है? 5वीं है अच्छी नींद लें। गेट गुड स्लीप। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में नींद को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, लगता है जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये सोच बहुत बड़ी गलती है। नींद दिमाग के लिए एक एक्टिव और बहुत जरूरी प्रक्रिया है। एक्टिव? मुझे लगा सोते समय दिमाग बस बंद हो जाता है, आराम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नींद के दौरान दिमाग बहुत जरूरी काम करता है। जानकारी के मुताबिक नींद, खासकर जो गहरी नींद और REM स्लीप होती है, हाँ, REM स्लीप, वो यादों को सहेजने, मतलब मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए बहुत जरूरी है। दिन भर में जो सीखा, जो अनुभव किया, वो इस दौरान ऑर्गेनाइज और स्टोर होता है। अच्छा, इसके अलावा नींद के दौरान दिमाग की एक सफाई व्यवस्था होती है। ग्लैम्फेटिक सिस्टम कहते हैं उसे। सफाई व्यवस्था दिमाग की? हाँ, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है और दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थ जैसे बीटा एमिलॉइड प्लाक, ये अल्जाइमर से जुड़ा है, ओह। उन्हें दिमाग से बाहर निकालने में मदद करती है। अगर नींद पूरी और अच्छी ना हो तो हमारा फोकस, सीखने की क्षमता, मूड, फैसले लेने की क्षमता, सब पर बुरा असर पड़ता है। तो नींद दिमाग के लिए रीसेट और क्लीन अप बटन की तरह है। इसे तो प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। 6ठी रणनीति क्या है? 6ठी रणनीति है माइंडफुलनेस या ध्यान, मेडिटेशन। ये प्रैक्टिस आजकल काफी पॉपुलर हो रही है और इसके अच्छे कारण भी हैं। माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान में रहना? हाँ, बिल्कुल। वर्तमान पल में बिना किसी जजमेंट के अपनी जागरूकता बनाए रखना, अपने विचारों, भावनाओं, आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ब्रेन फंक्शन बढ़ाने में कैसे मदद करता है? स्रोत बताते हैं कि रेगुलर माइंडफुलनेस या मेडिटेशन का अभ्यास हमारे दिमाग के उन हिस्सों को ट्रेन करता है जो ध्यान और सेल्फ कंट्रोल से जुड़े हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ। अच्छा। ये हमें अपने विचारों के बहाव को देखने और उनसे एकदम बह जाने के बजाय थोड़ा पीछे हटने में मदद करता है। इससे हमारा फोकस बेहतर होता है, हम डिस्ट्रैक्शन को बेहतर हैंडल कर पाते हैं और साथ ही ये स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में भी बहुत असरदार है, क्योंकि ये हमें अपने इमोशनल रिएक्शन पर बेहतर कंट्रोल देता है। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि रेगुलर अभ्यास से ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं, जैसे ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ना। तो ये दिमाग के लिए एक तरह का मेंटल जिम है। बहुत खूब। अब हम आते हैं 7वीं और आखिरी रणनीति पर। 7वीं रणनीति है चुनौती लें, टेक चैलेंजेस। ये कुछ नया सीखने से थोड़ा अलग है। अलग कैसे? इसका मतलब है जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ऐसी सिचुएशन का सामना करना जो थोड़ी मुश्किल हो, अनिश्चित हो या जिनमें फेल होने का थोड़ा रिस्क हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है। ये दिमाग के लिए फायदेमंद कैसे है? देखिए, जब हम हमेशा वही करते हैं जो हमें आता है, जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है। हाँ, ये तो होता है। नई या मुश्किल चुनौतियां हमें जगाती हैं। स्रोत के अनुसार ये हमें नए तरीके से सोचने, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए स्किल्स डेवलप करने और अडेप्ट करने पर मजबूर करती हैं। इससे नए न्यूरल पाथवे बनते हैं और मौजूदा नेटवर्क मजबूत होते हैं। जैसे नया सीखते समय होता है। हाँ, पर यहाँ शायद प्रेशर या अनिश्चितता का एलिमेंट इसे और तेज बना सकता है। यह हमें मेंटली रेजिलिएंट बनाता है,
मतलब हम मुश्किलों या अनचाही परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। ये दिमाग को एक्टिव, एंगेज्ड और ग्रो करते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो आज की इस बातचीत और हमारे स्रोतों से हमने ये समझा कि वो 10% दिमाग वाली बात तो बस एक कहानी है। हाँ, एक मिथक। हमारा दिमाग पूरी मेहनत कर रहा है। असल में जब हम बेहतर दिमागी प्रदर्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब है अपनी सोच को तेज करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना और उत्पादकता को बेहतर करना। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए ठोस रणनीतियां हैं। गहरा ध्यान यानी सिंगल टास्किंग, लगातार कुछ नया सीखना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रेन हेल्दी डाइट, अच्छी नींद, माइंडफुलनेस या ध्यान और खुद को चुनौती देना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बिल्कुल सही। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये 7 रणनीतियां अलग-अलग नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मिलकर काम करती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे अच्छी नींद आपके फोकस को बेहतर बनाती है, व्यायाम आपके मूड और सीखने की क्षमता को, स्वस्थ आहार इन सब के लिए जरूरी पोषण देता है। हाँ, ये तो है। इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में लगातार शामिल करने से किसी की सोच, रचनात्मकता और ओवरऑल ब्रेन परफॉर्मेंस पर कितना गहरा और टिकाऊ असर पड़ सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद एक अहम सवाल ये भी उठता है कि किसी के लिए शुरुआत करने का सबसे अच्छा पहला कदम क्या हो सकता है। शायद वो रणनीति चुनना जिसमें वो सबसे आसानी से कंसिस्टेंसी ला सकें और फिर धीरे धीरे बाकी को भी जोड़ते जाएं। ये एक सफर है, कोई एक दिन का टारगेट नहीं।